तो चलिए यहाँ से सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ओर, जहां पर आज योगी कैबिनेट की बैठक के बाद लिए गए फैसलों की जानकारी दे रहे हैं मंत्री। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। हमारे अभी तक क्या होता था, माना कि अक्सर आता है विवाद में कि फलाने का मकान था नहीं, फलाने बेच दिया, और जितनी भी खरीद बिक्री हो रही है, जो खरीदार है वो तय करे कि मालिक ही है कि नहीं मालिक, वो खोज के लिए नाम वो जांच करावे। तो रजिस्ट्रार पार्टी जीरो था। अब निबंधन विभाग देखेगा कि बेचने वाला व्यक्ति वास्तव में मालिक है कि नहीं मालिक है, उसके रिकॉर्ड क्या है। सॉरी, इसके 3 तरह के। एक मिनट, ये रूल्स में आ जाएगा। जब हम कोई चीज संशोधित करते हैं तो रूल्स में वो चीज आ जाएगी। और सुनिए, वो उसे मलकियत जो है ये देख ली जाएगी कि वास्तव में जो बेचने वाला है वो मालिक है अथवा नहीं। उसकी मलकियत का भी एक प्रमाण पत्र ले लिया जाएगा। ये रूल्स में आ जाएगा। अभी रूल्स बने नहीं। आज कैबिनेट में मोटी मोटी बात जो है वो पास होती है, एक्ट पास, और उसके बाद जब एक्ट में हम संशोधन करेंगे तो उसके बाद उसके रूल्स में भी संशोधन हो जाएगा, उसके रूल्स में आ जाएगा। तो जो बात रूल्स की है वो अभी आप जो है वो अभी जानना चाहते हो, ये हमने इसलिए क्लैरिफाई कर दिया। प्लीज करिए। हाँ, नहीं, नामों में फर्क है। नाम ठीक कराने के बाद आएंगे। तो एक सुविधा बढ़ी है, एक सुविधा ये बढ़ी है कि कोई किसी भी प्रकार की आपकी संपत्ति हम नहीं बेच पाएंगे। और मैं समझता हूं कि इसमें देखिए, पहले रजिस्ट्री दफ्तर में ये देखने का अधिकार नहीं था। आप पक्के पुल की, गोमती के पुल, नगर पुल है, उसके रजिस्ट्री आप करिए जाकर। ये खरीदने वाला देखे कि उसने, खरीदने वाला देखेगा कि वो सही मान में है या नहीं। लेकिन अब इस प्रकार का संशोधन हो रहा है कि वो जो प्रॉपर्टी बेचे वो अपनी मलकियत भी साथ में लगाए। यह है हो सकती, यह है रियल देखा जाए अगर तो कोई किसको बेच देगा नहीं। हमारे पास केवल स्टाम्प रखता कि इतने की वैल्यू का स्टाम्प मिल रहा है क्या। अब देखेंगे, हाँ, ऑनलाइन भी होगा, चेक करेंगे, खतौनी चेक करेंगे। विशेष तौर पर खतौनी ऑनलाइन होता है। इनका बेचने वाले, मान लो कोई राम नाम का व्यक्ति है, कोई बेचने आया है, तो राम का नाम खतौनी में इस प्रॉपर्टी में दर्ज है क्या। पावर ऑफ अटॉर्नी का अलग नियम बना दिया गया है कि अगर कोई ब्लड के रिश्ते के माध्यम से बिक्री करेगा तो उसको अधिकार दिया गया है जी। दूसरा इसमें कराया गया एक और कि दान पत्र में हम सब लोग स्टाम्प हटा दिए हैं 5,000 कर से, लेकिन निबंधन शुल्क में एक आता था कि बाजार रेट पर, सर्किल रेट पर, तो यह 1% जो लगता है शुल्क वो सर्किल रेट पर ही लगाया जाएगा। हाँ, कई बार होता था कि नहीं इसकी बाजार की वैल्यू इतनी है, आप इतना किए, जो सर्किल रेट कहेगा वो इतना ही पहले लगेगा उसका शुल्क 1% का। तीसरा, स्थानीय निकाय को संबल प्रदान करने के लिए शहर के क्षेत्र में जब कोई प्रॉपर्टी खरीद बिक्री होती है तो 2% एक्स्ट्रा स्टाम्प लगता है। यह 2% एक्स्ट्रा स्टाम्प नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, आवास में हो जाता है और यह उससे स्थानीय स्तर पर अपना विकास काम करते हैं। यह 3-3 माह के किस्त में 3 माह का यूसी आने के बाद तब जारी करते थे। अब 3-3 माह का यूसी के पेंडिंग में रहते हुए स्थानीय निकाय का फंड शासन में लंबित रहता है। अब उनको 6-6 महीना कर दिया गया है। अगर इश्यू नहीं भी आए तो 6 महीने के साथ भेज देंगे उनको, ताकि स्थानीय नगर पंचायत है, नगर निगम है, प्राधिकरण है, स्थानीय आवास विकास है, जो स्थापना के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं वहां पहुंच जाए ताकि सड़क सीवर काम कर सके। सॉरी, क्या करते हैं? ये पार्ट इसका नहीं। हमारा जो विषय है, हम जब नगर निगम सीमा के अंदर, विकास पथ के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है 2% एक्स्ट्रा स्टाम्प लेते हैं, वो जाता है पैसा वापस उनके पास। वह पैसा 3-3 माह की यथा तिमाही था, हम 6 माह कर दिए ताकि उनके पास पहुंच जल्द से।
विषय नहीं, हम इसकी बोलने बाद बात करेंगे, बोलेंगे। माननीय दया शंकर जी, जो हमारे माननीय परिवहन मंत्री हैं, वो अपने विषय के ऊपर अपनी बात रखेंगे। माननीय दया शंकर जी, ये इनका है परिवहन 4 मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2026 के संबंध में और एमबी एक्ट के धारा 1988 में एग्रीगेटर में चेंज हुआ है। हाँ, आज जो है माननीय मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 आज जो है कैबिनेट से स्वीकृत हुआ है। हम लोग ये नई पॉलिसी लाए हैं कि उत्तर प्रदेश के 59,163 गांवों में बस जाए, सभी गांवों में ऐसे ग्राम सभाएं हैं। 59,163 पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाएं हैं और हर ग्राम सभा में बस जाए। अभी तक 12,200 गांव में बस नहीं पहुंच रही थी। अब हम लोगों ने इस योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के माध्यम से हर गांव में बस पहुंचाएंगे। इसकी विशेषता ये होगी कि एक तो पहले ये टैक्स फ्री होगा। जो हम टैक्स लेते हैं इसमें हम टैक्स नहीं लेंगे और हम लोग रियायत कर रहे हैं कि गांव में लोग मैंने उसको प्रोत्साहन मिले, मैंने उनको जोड़ेंगे। प्राइवेट लोगों को हम इसको चलाने की अनुमति देंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। उस कमेटी में एसपी, सीडीओ और हमारे एआरटीओ और हमारे आरएम जो होते हैं हमारे लोकल लेवल पे, ये इसके मेंबर होंगे और ये गांव में बसें चलेंगी और रात में जाके बस गांव में रुक जाएंगी। सुबह में मैक्सिमम मैंने वो 10 बजे तक जिला मुख्यालय पर ब्लॉक तहसील होते हुए जिला मुख्यालय पर 10 बजे तक वो पहुंचेगी। क्योंकि जिसको कचहरी जाना होगा, किसी को बच्चों को पढ़ने जाना होगा या उस गांव के कोई लोग अपनी खेती बाड़ी का कोई सामान शहर में बेचने जाने के ले जाना चाहेंगे तो उसे लेकर के आएंगे। और ये छोटी बसें होंगी, ये 7 मीटर की बसें होंगी और मैक्सिमम 28 सीटर बसें होंगी। क्यों कहीं मैंने उसका हम उसको टर्न कर सके, क्योंकि अभी भी गांव में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जहां पर बड़ी बसें टर्न होने में दिक्कत आती है। और दिन भर वो बसें जो है 10 बजे के बाद से लेकर 4 बजे तक कहीं उसको हम डाइवर्ट करेंगे और 4 बजे के बाद फिर से वो सभी बसें गांव की दूरी के हिसाब से 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, मैक्सिमम 8 बजे तक वो बस फिर उसी गांव में चली जाएगी। और इसमें ज्यादातर कोशिश होगी कि जो लोग होंगे उनको ड्राइवर, कंडक्टर और ये क्लीनर उसी गांव के आसपास के लोग होंगे, तो रात में उनको रुकने में दिक्कत नहीं होगी और सुबह में उनको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे हर गांव को हम बस की सुविधा प्रदान कर देंगे और सस्ते में लोगों को, और इस पर हमारा जो है सरकार का संरक्षण रहेगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बीच बीच में उस पर जो भी चीजों में अमेंडमेंट करना होगा उसको हम लोग करते रहेंगे और हर लोगों को सुविधा मिलेगी। क्योंकि अभी बहुत सारे होता है कि बच्चों को समय पर जिला मुख्यालय जाना है, तहसील पर जाना है, तो उस समय बस अवेलेबल नहीं रहती है। या जो जिसको मैं तो इसे उसको नहीं कहता हूँ डगा मार, क्योंकि अब जो इस तरह से, क्योंकि डगा मार की जो परिभाषा बदल गई है, क्योंकि अब हर आदमी, हर गाड़ी इंश्योर्ड होती है, रजिस्ट्रेशन कराता है, टैक्स जमा करता है, केवल हमारे नियमों का उल्लंघन करता है। तो इसलिए अब वो समय नहीं है कि अब कोई बिना टैक्स के, बिना फिटनेस के, बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाएगा। क्योंकि जिसको अनुबंधित करेंगे प्राइवेट होंगे। नहीं, उन्हीं के होंगे। इसमें 2 हमने क्या पहले से नियम बना दिया है कि यदि वो अपना रखना चाहे तो अपना रखें, नहीं तो हमारे इसमें 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ही उसको कर दे, जो हमारे प्राइवेट अभी 3,000 लोग हैं हमारे पास। अभी हमारे पास 3,000 बस है, इस तरह के ही हमने अनुबंध किया है, वो बड़े जो लंबी दूरी वाले में। लेकिन अब हम जो कर रहे हैं केवल मैंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कर रहे हैं कि हर गांव को मुख्यमंत्री योजना से इसको हम जोड़ दें और छोटी बसें होंगी।
देखिए, इस बसों की जो औसत आयु जो है 15 साल रहेगी, लेकिन पहले हम केवल 10 साल के लिए उनको देंगे। 10 साल किराया हमारा जो सरकार का निर्धारण होगा और या जो जिलाधिकारी के जो कमेटी है वहां के हिसाब से जो तय करेगी, क्योंकि परमिट की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये पहली बार हो रहा उत्तर प्रदेश में कि बिना परमिट के, क्योंकि वहां पर हमारी बसें अभी बहुत सारी चलती ही नहीं है, तो हम वो उसको परमिट से भी उनको मुक्त रखेंगे और उनको टैक्स से भी मुक्त रखेंगे। उनका टैक्स भी नहीं लेंगे तो उनको सस्ते में उनको चलाने को उनको थोड़ा लाभ ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा काम लाभ कमाना नहीं है। मेरा काम तो है कि लोगों को माने बेहतर जो है उनको सुविधा मिले, इसके लिए हम कर रहे हैं। अब सभी गांव कवर हो जाएंगे, क्योंकि छोटी बसें चलाने जा रहे हैं। बड़ी अभी क्या होता है ना, अभी भी 12,200 गांव में से 5,000 गांव ऐसे हैं जहां पर बस टर्निंग नहीं कर सकती। हमने इसलिए जो छोटी बसों को 7 मीटर 9 मीटर माने 28 सीटर से ज्यादा की नहीं, जहां जरूरत 2 बार मिनिमम उस गांव में उसका चक्र लगना चाहिए, 2 बार, और यदि और भी बढ़ जाए माने, लेकिन 2 बसें अभी पहले उसमें उस रूट पर 2 बसें चलाएंगे, लेकिन यदि इसकी जिस तरह से वहां पर लोड फैक्टर आएगा उसको हम बढ़ाते जाएंगे। नहीं, देखिए, पहले मोटरसाइकिल को हम लोग इसमें नहीं रखे थे पहले, लेकिन मोटरसाइकिल जब से जोमेटो आया है तो वो मोटरसाइकिल को उसको भी अभी हमने कुछ दिन पहले कैबिनेट में उसको एक मुश्त कर दिया, क्योंकि हम इनसे टैक्स नहीं ले पाते थे। अब मोटरसाइकिल वाले को कहाँ हम उसको करेंगे, तो हमने 1 टाइम टैक्स कर दिया था पहले, पिछले जो कैबिनेट में हम आज से 1 महीना पहले उसको मैंने कर दिया कि 1 टाइम टैक्स लेंगे उनसे। एक ही बार जब गाड़ी खरीदते समय ही जो टैक्स ले लेंगे, फिर उनको जब तक उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रहेगा वो मैंने टैक्स नहीं लेना है उनसे। तो मैंने 7 लाख रुपया से नीचे की जो गाड़ियां हैं, जो 3 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, जो उसमें कमर्शियल चलती है, तो उनको एक बार में ही टैक्स ले लें। नहीं, उनका हम ये भी किया है कि जो जैसे बार बार देने में उनको ज्यादा टैक्स लगता था, उसको कम कर दिया है कि आप एक ही बार दीजिए, कम दीजिए। देखिए, अब ऑटो का अलग प्रक्रिया है, ये तो ये बसों की है। ये ऑटो, देखिए, ऑटो में तो हमने फ्री कर दिया है। ऑटो में तो वो ऑटो को भी हम लोग कहा परमिट भी नहीं देते हैं, ना रजिस्ट्रेशन उनसे लेते हैं, उनको भी फ्री किया है। लेकिन अब एक समस्या आ रही है, ज्यादा दे दिए हम, अब जाम लग जा रहा है, तो अब उसको आगे सोचेंगे उस पर, क्योंकि वो लोगों को रोजगार से जुड़ा हुआ है। अभी हम कोई भी उस पर कड़ाई करते हैं तो लोग बहुत कम अल्प आय वाले लोग हैं, तो उन पर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम उसके अलग से उस पर सोचेंगे। दूसरा हमारा है किराया के निर्धारण, जिलाधिकारी के उसमें अध्यक्षता में कमेटी रहेगी, तो वहां के परिस्थितियों को देखते हुए वो जो कमेटी है वो निर्णय कर लेगी। नहीं, 2-3 दावेदार आएंगे तो उसमें वो करेंगे, हम ऑक्शन कर देंगे उनको, डीएम के अध्यक्षता में उसको ऑक्शन कर देंगे। उस ऑक्शन में जो बेहतर वो लोग अपना चयन करेंगे। कमेटी बनी हुई है, डीएम की अध्यक्षता में डीएम रहेंगे, एसपी रहेंगे और हमारे आरटीओ रहेंगे, और उसमें क्या नाम है, हमारे आरएम रहेंगे। 4-5 लोगों की कमेटी बनी हुई है। अगला बताओ यार। अगला है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 93, एक एग्रीगेटर यानी सामूहिक करके, जैसे ओला उबर ये सब गाड़ियां चलती हैं, इस पर मेरा नियंत्रण नहीं था। अभी भारत सरकार ने जो है उसको एक नई नियमावली बनाई है। ये इसे नियमावली तो 2020 की है, लेकिन अभी 1 जुलाई 2025 को उसमें संशोधित किए हैं, और उस नियम में हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। जो भारत सरकार ने जो नियम बनाया है उसको हम उत्तर प्रदेश में अडॉप्ट कर रहे हैं, और ओला उबर को हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनको हमको शुल्क देना पड़ेगा
उनको हम आवेदन की शुल्क रखेंगे, जो है उनकी लाइसेंस फीस रखेंगे और उसको रिन्यूअल भी बीच बीच में हम जो है 5 साल में करते रहेंगे। और इसके लिए उनको मेडिकल फिटनेस और उनकी जो टेस्ट या पुलिस वेरिफिकेशन ये सब हम कराएंगे। नहीं तो अभी तक क्या है कि हम जानते नहीं कौन गाड़ी चला रहा है, क्या हो रहा है, कोई दुर्घटना हो रही तो मेरे से कोई जानकारी नहीं। तो भारत सरकार ने उसमें एक्ट में संशोधन किया था, तो हम इसको अपने उत्तर प्रदेश में उसको अडॉप्ट कर लिए। अब हम बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना शुल्क दिए, बिना फिटनेस के, बिना मेडिकल टेस्ट के, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ये गाड़ी नहीं चलेगी। अब आज से ये हो गया, अब उसके बाद ये इसका अधिसूचना जारी हो जाएगी, तब जब अधिसूचना जारी होता है तभी से लागू होगा। इसमें कितना आवेदन शुल्क वगैरह क्या रखा है? इसमें हमने आवेदन की जो फीस रखी है वो 25,000 रुपया रखी है। और जो है ये जो एग्रीगेटर मैंने एक गाड़ी का नहीं, जैसे मान लो 50 गाड़ी चला रहा है, 100 गाड़ी चला रहा है, तो उनकी जो कंपनी होगी उसकी लाइसेंसिंग फीस 5 लाख रुपया रहेगी। उसमें एक गाड़ी नहीं रहेगी, उसका 50 भी गाड़ी हो सकती है, 100 गाड़ी भी हो सकती है, 200 गाड़ी हो सकती है। अब उला उबर मैंने अब वो जो चलाएगा उसका तो बहुत वो रहता है, तो लेकिन उनकी एक जो कंपनी होगी उस कंपनी की लाइसेंसिंग फीस 5,000 होगी और रिन्यूअल कराने के लिए 5,000 रुपये। मैंने एक बार 5 लाख लेंगे, बीच बीच में जो रिन्यूअल उनको कराना पड़ेगा उसका केवल 5,000 रुपये। जो हम भी अपना एक ऐप डेवलप करेंगे, एक उनको भी कहेंगे कि आप अपना ऐप डेवलप करिए कि सब जानकारी भी होनी चाहिए पब्लिक को, पब्लिक डोमेन्स में भी रहेगा ये। उसी गाड़ी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहेंगे तो उसे जान जाएंगे, उनका पूरा फोटो, उनका पूरा पुलिस वेरिफिकेशन, ये सभी उसमें ऐप में रहेगा। ये कौन ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो कहाँ के रहने वाला है, उसका पूरा फिजिकल टेस्ट, उसका पुलिस वेरिफिकेशन, उसकी ट्रेनिंग, ये सब हमारे द्वारा कराई जाएगी। नहीं, ये दोपहिया नहीं है, जो 4 पहिया छोटी गाड़ियां जो है। हाँ, बाइक का नहीं है इसमें, बाइक का तो अलग एक हमने 1 टैक्स वाला कर दिया था पहले। हाँ, 5 साल में रिन्यूअल कराएंगे तो 5,000 रुपया लेंगे। रिन्यूअल के लिए बहुत कम है, लेकिन एक बार यदि कोई बड़ी कंपनी में 50 गाड़ी चला रही, 100 गाड़ी चला रही, तो 5 लाख रुपया लेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए उनसे केवल 25,000 रुपया एक बार। वो है, अब हमारे है चलती है। नहीं, है, इसका है। आप हमारी हर बस में जीपीएस लगा हुआ है। हमारी कोई भी बस अब उत्तर प्रदेश यूपीएसआरटीसी की नहीं है जिसके अंदर जीपीएस न लगा हो। और उसमें और छोड़िए, पैनिक बटन लगा हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर बस में पैनिक बटन लगा है। यदि उसको मैं 1090 से कनेक्ट किया हूँ, या हमारे डिपार्टमेंट के जो हमारे आरएम हैं, हमारे एमडी हैं, हमारे एडिशनल एमडी है, सबसे उसका जुड़ा हुआ है। यदि कोई महिला उसको बटन दबाती है तो 10 मिनट के अंदर हमारा पुलिस का व्यक्ति और मेरे डिपार्टमेंट का आदमी उसका पहुंच सकते, मात्र 10 मिनट में। 7 साल के बाद ऑटो वाले को तो पहले से ही हम लोग एग्जम्प्ट किए हुए हैं, क्योंकि आजकल जो बैटरी चालित गाड़ियां चल रही है उसको पहले हम तो छूट दे रहे हैं, टैक्स में छूट दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन में उनको छूट दे रहे हैं, उनको तो पहले से दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दयाशंकर जी। दयाशंकर जी को आप लोग धन्यवाद दे दो। ये हर गांव तक बस सेवा चल रही है। ऐसा है माननीय दयाशंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हर गांव तक बस सेवा चालू करवा दी। इसलिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। कैबिनेट आपको पहले से धन्यवाद दे चुकी है। देखिए, हमारे गार्जियन है, इनका हर चीज हम लोग के लिए दिशा निर्देश है। देखिए, कैबिनेट मंत्री परिषद में आज दयाशंकर जी बहुत बहुत दयाशंकर जी धन्यवाद बहुत बहुत। आप लोग धन्यवाद भी नहीं देना चाहते हैं, न बधाई न धन्यवाद।
इतनी बढ़िया योजना लेके आए, कम से कम आपको बधाई दे देना चाहिए। विधानसभा और विधान परिषद का 17वां साल आज मंत्रिपरिषद ने उस पर सहमति दे दी है। जो निर्धारित कार्यक्रम था उसको पूर्ण किया गया और 10-10 दिन का उपवेशन दोनों विधानसभा में विधान परिषद में सकुशल संपन्न हुआ और समय से ज्यादा विधानसभा चली। इसलिए आज मंत्रिपरिषद ने उसको 17 स्थान पर अपनी मोहर लगा दी। दूसरा है ये उत्तर प्रदेश में उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन किया गया है। इसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति हेतु श्रेष्ठता सह ज्येष्ठता के आधार पर उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन में से अभी तक जो कोटा उसका 65% था उसको घटा के 50% कर दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किया गया है और इसमें 5 साल की सेवा के बाद ही एक परीक्षा होगी। उस परीक्षा में 50% तक जो है वो लोग चयनित हो सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति हेतु सिविल जज सीनियर डिवीजन सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर उस वर्ग में न्यूनतम 3 वर्ष की निरंतर सेवा रखने वाले, अर्थात जो सीनियर डिवीजन का जो 3 साल तक सिविल जज के रूप में काम करे 3 साल तक और 7 साल तक जो है वो उनका टोटल पीरियड हो, वो लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं और इनका कोटा बढ़ा के 10% से 25% कर दिया गया। ये आज मंत्रिपरिषद ने इस पर सहमति दी है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संभव हुआ है। ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। खासतौर से हमने श्री देवराज जी, आपकी इच्छा थी कि हमने अधिकारी को नहीं बुलाया तो हमने आपकी बात को भी पूरा कर दिया। जी ऐसा है, सीनियर डिवीजन की सिविल जज सीनियर डिवीजन जी उच्चतर न्यायिक सेवा में जाएंगे, हायर जुडिशियल सर्विसेज। पहले तो एडीजे बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज तो उसके साथ सीनियरिटी के साथ बनते हैं, सीधे डिसीजन नहीं बनते। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास एएचपी और किफायती किराया आवास घटकों के क्रियान्वयन में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें अभी तक 22 मीटर में 6 लाख रुपए तक की जो सीमा थी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए, उसको बढ़ा के 9 लाख कर दिया गया और 30 वर्ग मीटर का एरिया होगा जिसमें वो आवास बनाए जाएंगे। लेकिन 1.5 लाख रुपया भारत सरकार का होगा और 1 लाख रुपया राज्य सरकार का होगा। इसमें साथ साथ एक बात और यह, हालांकि ये प्रस्ताव नहीं था लेकिन जो विषय आया था माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भी एक प्रस्ताव पास करा दिया कि अभी तक जो काशीराम आवास बने हैं जिलों में, तो उन पर खास तौर से उनकी रंगाई पुताई करके जो अनधिकृत रूप से जिन लोगों ने ऑक्युपाई कर रखा है उनको वैकेट कराकर दलितों को ही बोल दिया जाए। इस बात की व्यवस्था भी आज मंत्रिपरिषद ने दी और उसको सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया। जी, ये हमें वो चूंकि विषय पहले से आया नहीं था, जब चूंकि एक आवास का एक विषय आया इसलिए एक विषय यह अतिरिक्त रूप से उन्होंने निर्देशित किया है कि बहुत जिलों में जो काशीराम आवास बने हैं और अनधिकृत रूप से जो ऑक्युपाइड हैं उनकी बाकायदा रंगाई पुताई करा के जो दलित वर्ग को ही उसको आवंटित किया जाए। ये अभी कोई इसका हमारे पास इस बार डाटा नहीं है क्योंकि पहले से मंत्रिपरिषद में आया नहीं था, ये विषय एक उठा इसलिए वो उसको ऊपर जानकारी दे दी। तो न्यायिक सेवा का हो गया। उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 के नियम 21 एवं नियम 24 में संशोधन किया गया है। इसमें खास तौर से अभी तक नियम 21 में एक कैलेंडर वर्ष में 6 माह के मूल वेतन से अधिक की धनराशि स्टॉक,
शेयर अथवा अन्य निवेश में निवेशित किए जाने की सूचना समुचित प्राधिकारी को दिए जाने की व्यवस्था लाई जा रही है। आज कई समाचार पत्रों में इस बात को भी छपा भी है कि ये नियमावली में ये संशोधन किया गया है कि 6 महीने का जो मूल वेतन है, अगर उससे अधिक की धनराशि किसी स्टॉक में, किसी शेयर मार्केट में कहीं निवेश किया गया है तो उसको सूचित करना पड़ेगा। दूसरा संशोधन है नियम 24 में 1 माह के मूल वेतन के स्थान पर 2 माह से अधिक मूल्य की किसी भी चल संपत्ति के क्रय की सूचना समुचित प्राधिकारी को दिए जाने के अलावा प्रत्येक 5 वर्ष व्यतीत होने पर अचल संपत्ति की घोषणा करने के स्थान पर प्रत्येक 1 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी। ये अभी तक जो 5 वर्ष था कि 5 वर्ष में अचल संपत्ति की आप घोषणा करें, उसको घटाकर 1 वर्ष कर दिया। हर साल आप लोग करवाते तो थे, उसको क्या जियो से गवर्न कर रहे थे हर साल? जे आज संशोधन किया गया नियमावली में। हमने आपको जो नियमावली थी वो बता दिया और नियम में बता दिया 21 और 24 नियम में संशोधित किया गया। उसमें पीरियड घटाया, पीरियड बढ़ाया, पीरियड घटाया। उसमें 6 महीने के करवाया कि मूल वेतन का 6 महीने और इसमें 1 महीने। जी अभी आपको मालूम है शासनादेश एक जारी हुआ कि उनकी प्रोन्नति रोकी जाएगी, उनको डेपुटेशन पे जाने से नहीं दिया जाएगा वो ये, और उनके वेतन तो रोक ही दिया गया, तो आपको मालूम है। ऐसा है, बहुत से सवाल पैदा होते हैं, बहुत से सवाल जो मंत्री परिषद ने जिस पर सहमति दी उस तक अपने आप को सीमित रखेंगे। प्लीज आप लोग सब विद्वान लोग हैं और हम आपकी विद्वता के कायल हैं पहले से। जी वो भी बढ़ा दें, बता देंगे भाई, ऐसा है। आप बात तो करने दीजिए। बीच में